हाय एवरीवन, हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। सभी प्यारे प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका ट्यूटर अमन बहल। और आज जो आर्टिकल आप पढ़ेंगे ना, इसका कंटेंट, इसमें जो इशू डिस्कस हुआ है, इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी कम लोग जानते होंगे। टैलेंट की कमी क्या होती है, देश में ये कमी कैसे खल रही है, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। शुरू करेंगे इस क्लास को अपने क्विज़ के साथ में। हर चीज़ इस क्लास में आपको मिलेगी बेसिक से। रीडिंग कैसे करना है, वोकैब कैसे हैंडल करनी है, ग्रामर को कैसे अप्रोच करना है। पूरे मन से क्लास को लिया करो, वोकैब, ग्रामर, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन सबको एक साथ लेकर के चला करो। और क्लास के अंत में इस क्विज़ को आपको अटैम्प्ट देना है। अगर सब कुछ मन से सीखा होगा तो 10 में से 8, 9, 10 आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के लास्ट में करवाते हैं। आइए लेक्चर को शुरू करें। कह रहा है द प्रॉब्लम विद इंडियाज ब्लॉकिंग ऑफ द चाइनीज़। कह रहा है जो प्रॉब्लम है, समस्या है, और किस चीज़ को लेकर के, भारत के इंडियाज ब्लॉक करने को लेकर के, रोक लगाने को लेकर के चाइनीज़ पे, यानी चाइना से आने वाले लोगों पे। हम चाहते हैं कि चाइना से लोग कम आएँ। चाइना हमारा दुश्मन कंट्री है, चाइना हम पे हमला करता है, और इस वजह से चाइना के लोगों को हम पासपोर्ट्स भी नहीं देते हैं, इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को। लेकिन इससे एक नुकसान हम खुद का कर रहे हैं, इस आर्टिकल में हमें देखना है। चलिए, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी करवाता हूँ आपको मैं। द चाइनीज़ क्या होता है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभी देखेंगे। पहले पढ़ लेते हैं टाइटल पैराग्राफ। कह रहा है इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजिंगली डिपेंड्स ऑन फॉरेन एक्सपर्टीज, पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना। कह रहा है जी, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत का जो आर्थिक विकास है, ये लगातार बढ़ते हुए तौर पे इंक्रीजिंगली डिपेंड ऑन करता है, निर्भर करता है फॉरेन एक्सपर्टीज़ पे, बाहर से आने वाले लोगों की कार्यकुशलता पे, उनकी कला पे। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अंदर से नहीं हो रही, बाहर से टेक्नीशियन बुलाते हैं, यहाँ प्रोडक्शन करवाते हैं, और उससे इकोनॉमी तेज़ बढ़ती है आगे। कह रहा है ये एक्सपर्टीज़, फॉरेन एक्सपर्टीज़ जो आ रही है, ये पर्टिकुलरली आ रही है चाइना से। कड़वा घूंट है, पीना पड़ेगा। चाइना से लोग आकर के हमारे देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पैसे के लिए आ रहे हैं, जॉब करने के लिए, लेकिन उनके पास ऐसी एक्सपर्टीज़ है। इकोनॉमिक ग्रोथ सब्जेक्ट है, डिपेंड्स इसकी वर्ब है। डिपेंड करना यानी किसी चीज़ का निर्भर करना दूसरी चीज़ पे। डिपेंड के बाद में हमेशा आप ऑन लगाएंगे, जिस भी चीज़ पे आप निर्भर करते हैं। डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, हिंज ऑन। ठीक है ना, तीनों एक ही वर्ड्स हैं, डिपेंड, रिलाई और तीसरा क्या है, हिंज। तीनों के बाद में ऑन प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। फिर बता रहा हूँ, कभी भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन में ये फ्रेज आपको जो है मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। एक्सपर्टीज़ का मतलब होता है आपकी कला, आपकी कार्यकुशलता, या इसको बोल सकते हैं निपुणता। मैंने हिंदी मीनिंग भी लिख दिया है, स्किल या प्रोफिशिएंसी। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल, आगे बढ़ेंगे। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। मुझे बताओ, द चाइनीज़ का क्या मतलब है? क्या यहाँ पे चाइनीज़ फूड की बात हो रही है? चाइनीज़ आती है ना, मंचूरियन, मोमोस, या फिर यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज की बात हो रही है? चाइनीज़ का क्या मतलब है, समझते हो इस बात को? चलो, कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखना है। देखो, दो कॉन्सेप्ट्स मिक्स्ड होंगे तभी इसको आप समझ पाओगे, और दोनों को लॉजिकली समझना है। पहला कॉन्सेप्ट ये है अंग्रेजी में कि द और उसके साथ में कोई एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन ना हो, तो द और एडजेक्टिव मिल करके एक कॉमन प्लूरल नाउन बना देते हैं। इसके बाद का नाउन इनविजिबल होता है, उसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, द वीक हैज़ या हैव ऑलवेज सॉट प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। जो वीक हैं, अब देखो द प्लस में वीक, वीक एक एडजेक्टिव है, इसके बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा, ना इसके बाद में मैन, वुमन, कुछ भी नहीं आ रहा, द वीक। तो द प्लस में वीक जब लगा ना, और इसके आगे नाउन नहीं आया, तो इसका मतलब हो गया जी सभी वीक लोग, सभी कमज़ोर लोग। समझ पा रहे हो मेरी बात को? द स्मार्ट मतलब सभी के सभी होशियार लोग। द रिच मतलब सभी के सभी रिच पीपल। द पुअर मतलब सभी के सभी गरीब लोग। पुअर, रिच, स्मार्ट, वीक के बाद में नाउन नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान दे लेना। तो यहाँ पे द वीक जो है कमज़ोर लोगों की बात कर रहा है,
कमज़ोर लोगों ने हमेशा से ही सीख किया है, सॉट किया है, सीख की थर्ड फॉर्म है सॉट, प्रोटेक्शन को, सुरक्षा को मजबूत लोगों से, स्ट्रॉन्ग लोगों से। द स्ट्रॉन्ग भी यहाँ पे कॉमन प्लूरल नाउन है। अब क्योंकि ये कॉमन प्लूरल नाउन है, पूरी क्लास को बताता है, इसलिए इसकी वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। आपको यहाँ पे हैज़ की जगह पे हैज़ और हैव में से हैव को चूज़ करना होगा। इतना समझ गए कॉन्सेप्ट। द वीक हैव ऑलवेज सॉट प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। वैसे ही द स्मार्ट इज या आर दोज हु लर्न या लर्न्स फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस। द स्मार्ट वो लोग हैं, तेज लोग वो हैं जिन्होंने हमेशा लर्न किया है दूसरों के अनुभवों से। खुद के अनुभव से लर्न करने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। हर चीज़ आप अपने अनुभव से लर्न करोगे तो गलतियाँ करोगे, दूसरों की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए। तो द स्मार्ट भी आपको होशियार लोगों की बात कर रहा है। कॉमन प्लूरल नाउन होगा, वर्ब आएगी प्लूरल, यहाँ लिखोगे आर और इसके बाद में आपको यहाँ लगाना होगा लर्न। इसकी वर्ब भी प्लूरल होगी क्योंकि एस निकल जाएगा तो प्लूरल हो जाएगी, लग जाएगा तो सिंगुलर हो जाएगी, है ना। चलो फिर देखो, द वीक मैन हैज़ या हैव ऑलवेज सॉट प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। जो वीक आदमी है, अब किसी खास आदमी की बात हो रही है। वीक एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आ गया, ध्यान रखना, अब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। वह मैन वुमन कुछ भी लगा दो, तो एडजेक्टिव और नाउन मिल गए तो कॉमन प्लूरल नाउन लगाने की बात नहीं बनेगी। अब वर्ब आएगी मैन के हिसाब से, मैन सिंगुलर है तो आप यहाँ लिखाएंगे हैज़। ठीक है ना। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट 1 था जो इजी पार्ट था। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी लैंग्वेज भी उसी कंट्री के नाम से बनती है और नेशनैलिटी तो बनेगी बनेगी। जैसे कि इंग्लैंड, लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, और नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता क्या होती है, इंग्लिश। इंग्लिश मैन मतलब अंग्रेज जो इंग्लैंड में पैदा हुआ हो, जो इंग्लैंड में रहता हो। इसी तरीके से आप जर्मन और फ्रेंच के साथ भी कर सकते हैं। फ्रांस एक कंट्री, फ्रेंच एक लैंग्वेज, और फ्रेंच एक राष्ट्रीयता भी है, एक नेशनैलिटी भी है। फ्रेंच मैन यानी फ्रांस में रहने वाला आदमी, फ्रेंच वुमन मतलब फ्रांस में रहने वाली कोई औरत। इतना समझे। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है जी, कंट्रीज़ के नाम के आगे आप द नहीं लगाते हैं, आपको पता है। लैंग्वेजेस के नाम के आगे भी आपको द नहीं लगाना, लैंग्वेजेस के आगे भी आपको द नहीं लगाना, ये भी आपको पता है। लेकिन जब आप नेशनैलिटी की बात करें तो इंग्लिश वर्ड अपने आगे द ले लेगा और ये बन जाएगा कॉमन प्लूरल नाउन। तो द इंग्लिश अगर लिखें तो इसका मतलब पता क्या है, सभी के सभी अंग्रेज जो इंग्लैंड में रहते हैं। द फ्रेंच लिखूं तो इसका मतलब ये है सभी के सभी फ्रांसीसी जो फ्रांस में रहते हैं, जो फ्रांस से आए हैं। द जर्मन, द स्पेनिश, द इटालियन। तो आपको ये देख लेना है कि सेंटेंस में नेशनैलिटी की बात हो रही है तो द लगा देंगे। द इंग्लिश, सभी इंग्लिश लोग, वही कॉमन प्लूरल नाउन। इंग्लिश एक एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे, इंग्लैंड से आने वाला इंग्लिश, है ना। द फ्रेंच, तो यहाँ पे द लगेगा। लेकिन फ्रांस की भाषा की बात होगी, फ्रेंच के आगे द नहीं लगाना। तो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट देखोगे आप, तब इस रूल को आप अप्लाई करोगे, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे। लगा के दिखाता हूँ। द इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में बोली जाने वाली भाषा है। इंग्लिश की बात हो रही है एक लैंग्वेज के तौर पे, इसके आगे द नहीं लगेगा, आप लिखेंगे इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। लेकिन यहाँ देखो, इंग्लिश लव या लव्स क्रिकेट। इंग्लिश जो है क्रिकेट को प्यार करते हैं। क्या ये भाषा क्रिकेट को प्यार कर सकती है? भाई एक भाषा है इंग्लिश और इसको क्रिकेट से बड़ा प्यार है। भाषा की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है इंग्लिश लोगों की, अंग्रेज़ों की। तो यहाँ पे आपको कॉमन प्लूरल नाउन बनाना है, द इंग्लिश लिखना पड़ेगा। द इंग्लिश लव, प्लूरल है ना, तो लव क्रिकेट। मेरे ख्याल से अब जिस बच्चे ने थोड़ा भी ध्यान से सुना होगा वो कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। भाषा है तो द नहीं आएगा, नेशनैलिटी है और कॉमन प्लूरल नाउन है तो द के साथ में आएगा। द जर्मन इज या आर एबल टू स्पीक मैनी लैंग्वेजेस बिसाइड द जर्मन। जो जर्मन लोग हैं वो एबल होते हैं कई भाषाएं बोलने के। वो हाई यिडिश भी बोल देंगे, है ना, वो हॉलैंड वाली लैंग्वेज भी बोल लेंगे थोड़ी बहुत। ये कई भाषाएं बोल लेते हैं, साथ ही साथ बिसाइड्स जर्मन लैंग्वेज के। यहाँ पे जर्मन भाषा की बात हो रही है तो द को निकाल दो, लेकिन यहाँ पे जर्मन लोगों की बात हो रही है तो द बिल्कुल ठीक है और वर्ब आएगी प्लूरल, द जर्मन यानी सभी जर्मनी में रहने वाले लोग। द चाइनीज़ एक्टर इज़ या आर अ रिनाउंड मार्शल आर्टिस्ट। ये जो चाइनीज़ एक्टर है
ये एक जाना माना मार्शल आर्टिस्ट है। देखो कोई खास एक्टर की बात हो रही है, द लगाना बिल्कुल बनता है। उस एक्टर को आप पहले डिनोट कर चुके हो अपने किसी दूसरे सेंटेंस में। जैकी चैन है ना, कोई कुंग फू करने वाला कोई ब्रूस ली है, तो द चाइनीज एक्टर बिल्कुल ठीक है। लेकिन वर्ब प्लूरल होगी, एक्टर सिंगुलर है, सिंगुलर होगी ना वर्ब, तो यहाँ पे इज लगाना पड़ेगा आपको। द चाइनीज एक्टर इज अ रिनाउंड मार्शल आर्टिस्ट। समझाना ये चाह रहा हूँ कि जर्मन चाइनीज देखते ही प्लूरल वर्ब मत लगाने लगना। एक्टर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर कोई नाउन प्लूरल है तो फिर उसको प्लूरल वर्ब देनी है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेना। आधे घंटे का कॉन्सेप्ट 5 मिनट में समझाने की कोशिश की आपको, और लास्ट में दे रहा हूँ एक होमवर्क छोटा सा। द स्पेनिश इज़ अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज एंड स्पेनिश आर नॉन फॉर देयर रिच कल्चरल ट्रेडिशंस। सेंटेंस में 2 एरर्स हैं, सही करके कमेंट्स में डालना। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, ये कॉन्सेप्ट आपको एडजेक्टिव वाले चैप्टर में बेसिक ग्रामर में पार्ट 9 या 10 में करवाया गया है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे उस वीडियो का लिंक भी डाल दूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की वोकैब पे नजर डालेंगे। सारे मोटे मोटे वर्ड्स एक साथ देख लो शुरू में। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है। टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSAT। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। देखिए पहला जो अपने पास फ्रेज है इसको बोलते हैं क्राफ्ट एंड गाइल, और इसका मतलब होता है आपकी आर्ट और कला, क्लेवरनेस, कार्य कुशलता को बोलते हैं क्राफ्ट एंड गाइल। द सेल्समैन यूज्ड हिज क्राफ्ट एंड गाइल टू क्लोज एवरी डील। सेल्समैन यूज़ करता था अपनी कुशलता को, अपनी आर्ट को, अपने टैलेंट को हर डील को क्लोज करने के लिए, हर डील को परवान चढ़ाने के लिए। क्लोज अ डील एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी निगोशिएशन या सौदे को परवान चढ़ाना, है ना। प्रोफिशिएंसी भी बोलते हैं आपकी अंदर के टैलेंट को। ट्रिकरी और एक्सपर्टीज़ भी बोलते हैं। आज एक्सपर्टीज़ नाम का वर्ड आप आर्टिकल में ऑलरेडी देख चुके हैं। अगला वर्ड है अपने पास हॉर्न। हॉर्न का मतलब होता है तराशना, किसी चीज़ को पैना बनाना। आप इंग्लिश पढ़ते हैं ताकि अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को हॉर्न कर सकें, तराश सकें। ही रन्स एवरी डे टू हॉर्न हिज स्टेमिना। वो हर रोज़ भागता है, रनिंग करता है अपने स्टेमिना को तराशने के लिए और ज़्यादा पैना बनाने के लिए। वेट इसका एक सिनोनिम है, WHET, वेट। आज आप ये हॉर्न नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है मिराज। मिराज एक वन वर्ड है, हिंदी में इसको बोलते हैं मृग तृष्णा, एक इल्यूज़न, एक नज़र का धोखा। कई बार आपने सुना होगा, रोड पे चल रहे हो तो आपको दूर, कहीं दूर रोड के ऊपर लंबी सड़क पे पानी दिखेगा, है ना, स्विमिंग पूल दिखेगा। आप ड्राइव कर रहे हो, आपको दूर लगेगा स्विमिंग पूल है, पानी है, लेकिन वो पानी नहीं है, वो सूरज की रोशनी है जो रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंख में आ रही है और सफ़ेद आपको सड़क लग रही है और आपको लग रहा है पानी। तो ये होती है मृग तृष्णा, इल्यूजन या नज़र का धोखा। और मिराज वर्ड से इस चीज़ को बताया जाता है। फॉर द पुअर क्लास द ड्रीम ऑफ अ कंफर्टेबल लाइफ इज़ अ लाइफ लॉन्ग मिराज। गरीब क्लास के लिए जो सपना है आरामदायक ज़िंदगी का, ये बन के रह जाता है पूरी ज़िंदगी की नज़र का धोखा। पूरी ज़िंदगी गरीब जो है उस सड़क पे स्विमिंग पूल को या ज़िंदगी में कंफर्ट को ढूंढता है, लेकिन उसको नहीं मिलता। चलिए, डिल्यूजन, फैंटेसी, हैलुसिनेशन सभी इसके सिनोनिम है। आज ये वर्ड मिराज आर्टिकल में देखेंगे। एक बहुत पावरफुल कोट है गरीबी पे। गरीबी से बाहर निकलने के लिए शिक्षा से बड़ा कोई टूल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सच बता रहा हूँ आपको, मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने अपने आसपास देखे हैं, अपने परिवार में देखे हैं। एक ही टूल है, अगर आप किसी अनफॉर्चुनेट कंडीशंस में हैं, पूरे मन से अपनी शिक्षा को दें। ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, शिक्षा किसी भी फॉर्म में हो सकती है जो मोनेटाइज हो सके। चलिए, लास्ट वर्ड है अपने पास, सेकंड लास्ट, रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब होता है वाक पटुता। हिंदी नहीं समझ में आती, बड़ी बड़ी बातें जो नेता लोग करते हैं ना, मुझे वोट दो मैं तुम्हें
समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? ये जो बड़ी बड़ी हाईफाई टॉक होती है जिसमें सब्सटेंस कम हो, सच्चाई कम हो, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिटोरिक। डिस्पाइट द रिटोरिक अबाउट रिफॉर्म्स लिटिल हैज़ चेंज सो फार। बावजूद बड़ी बड़ी बातों के, रिफॉर्म्स को लेकर के, सुधारों को लेकर के बहुत ही कम चीज़ें बदली हैं देश में। लिटिल हैज़ चेंज सो फार। रिटोरिक को ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस, बॉल्डर डैश, एम्बेलिशमेंट सभी वर्ड से बताया जाता है। आज इस वर्ड को आप अगेन आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है अपने पास क्लोक्ड। देखिए अंग्रेजी में एक वर्ड है क्लोक, CLOCK। क्लोक का मतलब होता है दीवार घड़ी। इस वर्ड को छोड़ दो, एक और वर्ड है CLOAK, इसको भी क्लोक बोलते हैं और इसका मतलब होता है चोगा, जो वकील लोग पहनते हैं, डॉक्टर्स पहनते हैं, समझ पा रहे हैं, उसको बोलते हैं क्लोक। अगर आप क्लोक को वर्ब फॉर्म में यूज़ करें तो इसका मतलब होगा किसी चीज़ को ढक देना, जैसे वकील अपने आप को ढक लेता है चोगे में, समझ पा रहे हो? हाइड करने को बोलते हैं क्लोक करना। तो अगर आप क्लोक्ड नाम का एडजेक्टिव बनाएं इस वर्ब से, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लोक्ड का मतलब होगा छिपा हुआ, ढका हुआ या हिडन। चलिए, अ क्लोक्ड मीटिंग ऑफ टॉप ब्यूरोक्रेट्स वॉज कॉल्ड बाय द PM। एक हिडन मीटिंग्स देश के बड़े अफसरों की, ब्यूरोक्रेट्स की बुलाई गई PM के द्वारा। लेटेंट, सीक्रेट, वेल्ड सभी इसके सिनोनिम्स हैं। वेल का मतलब होता है पर्दा, वेल्ड का मतलब होता है पर्दे से ढका हुआ। तो ये वर्ड क्लोक्ड नया वर्ड है, आर्टिकल में देखेंगे। चलो वोकैब भी हैवी है आज। अब आ जाओ आर्टिकल की एक समरी आपको दे। समरी ये है कि भारत में अनफॉर्चुनेट बात ये है, बाहर से मशीनें हम मंगा लेते हैं लेकिन उन मशीनों को ठीक से चलाने वाला नहीं है कोई। और रीज़न क्या है? सब लोग मज़दूर हैं। हाथ काम करवा लो, पत्थर तोड़वा लो, फैक्ट्री में है ना मजदूरी करवा लो। कार्य कुशलता, एक्सपर्टीज़, उस तरह की आर्ट लोगों के पास, स्किल्ड लेबर की बहुत कमी है देश में। और ये स्किल्ड लेबर जब तक देश में नहीं आएगी देश आगे नहीं बढ़ेगा। सरकार भी इस बात को समझती है, लेकिन हमारी बुरी या बैड लक बोलते हैं ना, बैड लक ये है कि ये सारा स्किल्ड लेबर हम बुला के लाते थे चाइना से। चाइना से सुपरवाइजर्स आते थे और हमारी फैक्ट्री में हमारे मज़दूरों से काम करवाते थे, और जो काम 100 घंटे में हो सकता है उस काम को 70 घंटे में करके दिखाते थे। ये बात एक ओपन सीक्रेट है, पूरी इंडस्ट्री जानती है। लेकिन जब से ये वॉर हुई है, झगड़ा हुआ है और आत्मनिर्भर भारत जैसे हमने अभियान चलाए हैं, हमने चाइनीज़ लोगों को पासपोर्ट देने बंद कर दिए, वहाँ के वर्कर्स यहाँ पे नहीं आ पाते और इस वजह से नुकसान हमारा ही हो रहा है। बुला लें तब भी नुकसान और नहीं बुलाएं तब भी नुकसान। तो ये आर्टिकल एक डिलेमा को बता रहा है, एक दुश्मन देश से अपनी तरक्की के लिए लोग कैसे बुलाए जाएं, किस मुश्किल में भारत पड़ा है। ठीक है, चलिए टोन आपको लास्ट में करवाऊंगा क्लास के, ताकि आप इसको थोड़ा सा फील कर सको। आर्टिकल शुरू करेंगे। इंडियन अथॉरिटीज़ हैव प्रॉमिस्ड मोर वीज़ाज टू चाइनीज़ टेक्नीशियंस। भारत की जो अथॉरिटीज़ हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है और वीज़ों को, और किसके लिए? चाइनीज़ टेक्नीशियंस के लिए, चाइना से आने वाले टेक्निकल लेबर के लिए। कह रहा है जी कॉमा लगा के, डेस्परेटली नीडेड बाय इंडियन बिजनेसेस। चाइनीज़ टेक्नीशियंस के लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है इसने कॉमा के साथ। कह रहा है ये वो टेक्नीशियंस हैं जो डेस्परेटली, जो एकदम हताशा के साथ में, डेस्परेट मैनर में ज़रूरी हैं, नीडेड हैं हमारे बिजनेसेस को, हमारे व्यापारों को। अथॉरिटीज़ की वर्ब है हैव प्रॉमिस्ड। कह रहे राजेश कुमार सिंह, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, recently admitted that a significant skill gap exists between Indian and Chinese factory workers। कह रहे हैं हमारे राजेश कुमार सिंह जी, जो एक IAS हैं, जो सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी कौन होता है? IAS होता है किसी भी डिपार्टमेंट का। और जो IAS हैं इस विभाग के, सरकारी डिपार्टमेंट के, और डिपार्टमेंट है प्रमोशन करना इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड का। कह रहा है इसके जो IAS सेक्रेटरी हैं साहब राजेश कुमार सिंह, कह रहा है रिसेंटली ये मान भी बैठे, इन्होंने एडमिट भी कर लिया इस बात को, दैट वो ये कि एक बहुत बड़ा स्किल गैप है, एक बहुत बड़ा स्किल में फासला है। और किसके बीच में एग्जिस्ट करता है ये? चाइनीज़ और इंडियन फैक्ट्री वर्कर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। राजेश कुमार सिंह की वर्ब है एडमिटेड, एडमिट करना, किसी बात को मान लेना। स्किल गैप की वर्ब है एग्जिस्ट। कह रहा जी एज वन शू मैन्युफैक्चरर फ्रॉम वेल्लोर एक्सप्लेन्ड, चाइनीज़ प्रोफेशनल्स आर हाईली प्रोडक्टिव। कह रहा है कि जैसा कि एक जूते के मैन्युफैक्चरर ने, या जूता बनाने वाली कंपनी के प्रमोटर ने, जो वेल्लोर से है,
उसने एक्सप्लेन भी किया, बताया। और क्या बताया कि चाइना से जो प्रोफेशनल्स आते हैं वो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा कम संसाधनों और वक्त में बहुत ज़्यादा काम कर देते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, कॉमा एबल टू प्रोड्यूस 150 आइटम्स विद द सेम रिसोर्सेज दैट इंडियन यूज टू प्रोड्यूस 100। और वो एबल होते हैं कि प्रोड्यूस कर सके 150 आइटम को उतने ही कच्चे माल से, उतने ही सेम रिसोर्सेज से, जिससे इंडियन फैक्ट्री वर्कर्स 100 आइटम्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये वेस्टेज नहीं होने देते। जिस सामान से हम 100 बनाते हैं, इससे 150 जूते बना देते हैं चाइना के वर्कर्स। इतनी अच्छी इनको ट्रेनिंग्स मिली हुई हैं। वन की वर्ब है, वन शू मैन्युफैक्चरर्स की वर्ब है एक्सप्लेन्ड, प्रोफेशनल्स की वर्ब है आर। ठीक है, चलो एबल यहाँ पे एडजेक्टिव है। प्रोफेशनल्स आर प्रोडक्टिव एंड एबल टू प्रोड्यूस सो मनी आइटम्स। कह रहे जी, द इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन हैज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर मोर वीज़ाज फॉर चाइनीज़ टेक्नीशियंस। कह रहे ये जो एक काउंसिल है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, शायद ये एक्सपोर्टर्स जो हैं उनकी एक काउंसिल होगी, उनकी एक ग्रुपिंग होगी। और जो है उसके चेयरमैन कह रहे उन्होंने भी कॉल फॉर किया है, डिमांड किया है और वीज़ों की चाइना से आने वाले तकनीकी एक्सपर्ट्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए। चेयरमैन की वो है हैज़ कॉल्ड फॉर, कॉल फॉर करना, किसी चीज़ को डिमांड करना, किसी चीज़ की मांग करना। कह रहा जी, फ्रॉम फुटवेयर टू टेक्सटाइल्स टू इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडियन बिजनेसेस हैव बॉट मशीन्स फ्रॉम चाइना। कह रहा है अगर फुटवेयर की बात करें, चप्पलें बनाने या जूते बनाने वाली इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ से लेकर के और कहाँ तक, कह रहा है और बात करें टेक्सटाइल्स की यानी कपड़ा मैन्युफैक्चरर्स की, कह रहा है यहाँ से लेकर के इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स तक, जूता चप्पल बनाने वाली और कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री से लेकर के मोबाइल फ़ोन बनाने वाली और बड़ी बड़ी मशीनों वाली बनाने वाली फैक्ट्री तक, कह रहा है जहाँ से लेके यहाँ तक ना, भारत के बिजनेसेस ने मंगा लिया है मशीनों को चाइना से। कह रहा लेकिन हुआ क्या, बट कैंट यूज़ देम प्रोडक्टिवली विदाउट चाइनीज़ हेल्प। लेकिन उनको यूज़ नहीं कर सकते मशीनों को प्रोडक्टिव मैनर में, प्रॉफिटेबल मैनर में, बिना चाइनीज़ लोगों की मदद के। बिजनेसेस की वर्ब है हैव बॉट और दूसरी वर्ब है कैंट यूज़। दे हैव बॉट द मशीन्स बट दे कैंट यूज़ देम प्रोडक्टिवली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी, इंडस्ट्री लीडर्स कीप रिमाइंडिंग ऑफिशियल्स दैट मशीन्स आर लाइंग आइडल। जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो कीप करते हैं, बनाए रखते हैं, इस काम को कंटिन्यू करते हैं। और क्या काम है, रिमाइंड करना, हमारे अफसरों को, अधिकारियों को याद दिलाना कि मशीनें धूल खा रही हैं, लाइंग आइडल कर रही हैं। लाइंग आइडल करना यानी बेकार पड़े रहना, अनयूज्ड आइटम, अनयूज्ड स्टेट में पड़े रहना। तो हमारे इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सरकार को बार बार याद दिलाते हैं, फ़ोन करके, चिट्ठी लिख के, कि हमारी मशीनें धूल खा रही हैं चाइना से आई हुई। एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आर अनफुलफिल्ड, और जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं मशीन ना चलने की वजह से। लीडर्स की वर्ब है कीप, मशीन्स की वर्ब है आर। ठीक है, आर लाइंग, लाई आइडल करना, बेकार पड़े हुए होना। ऑर्डर्स की वर्ब है आर। अनफुलफिल्ड यानी जिस चीज़ को आप पूरा नहीं कर पाए हो, जो ऑर्डर आपने ले लिया लेकिन माल को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। कह रहा है इवन गौतम अडानीज सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज़ वेटिंग फॉर चाइनीज़ वर्कर्स। यहाँ तक कि अडानी जी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है सोलर प्लांट्स बनाने की, जो अडानी ग्रीन्स है, कह रहा है ये भी इंतज़ार कर रही है चाइनीज़ वर्कर्स का। इन्होंने भी बहुत सारे चाइनीज़ वर्कर्स को इंपोर्ट करवाना है लेकिन वीज़ा नहीं मिल रहा होगा। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की वर्ब है इज़ वेटिंग। वेट के बाद में फॉर लगेगा, आपको पता है जब भी किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो, वेट फॉर द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स का इंतज़ार करो। लेकिन अगर मैं इस फॉर को निकाल दूं तो फिर वेट को मुझे अवेट लिखना पड़ेगा, बिना फॉर के अवेट आ जाता है। ठीक है, दे आर अवेटिंग चाइनीज़ वर्कर्स, ये भी ठीक है। एंड इट इज़ वेटिंग फॉर चाइनीज़ वर्कर्स, ये भी ठीक है। दोनों के बीच का फ़र्क याद रखें। चलो कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, ऊपर आई थी। कॉल फॉर करना, किसी चीज़ की डिमांड करना। लेकिन कॉल ऑन या अपॉन का मतलब होता है किसी इंसान से किसी चीज़ की डिमांड करना। मुझे नौकरी चाहिए, आई कॉल फॉर ए जॉब। मुझे आपसे नौकरी चाहिए, आई कॉल अपॉन यू फॉर अ जॉब। आई बात समझ में? चलिए दोनों में फ़र्क समझना, बाकी डिमांड के लिए यूज़ होने वाली फ्रेजल वर्ब्स है। कॉल इन ऑन, किसी के पास ब्रीफ विजिट करने जाना।
किसी के घर रुक गए, 10 मिनट हालचाल पूछा, मिल के चले गए, तो यू कॉल्ड इन ऑन दैट पर्सन। कॉल ऐड करना, किसी व्हीकल का, गाड़ी का, प्लेन का, बस का अपनी जर्नी के दौरान अलग अलग स्टेशंस पे रुकना। जैसे राजधानी है, दिल्ली से निकलेगी, फिर जयपुर में कॉल ऐड करेगी, फिर समझ गए ना, उदयपुर में करेगी, माउंट आबू में करेगी, तो ये कॉल ऐड करना बताती है। लास्ट है कॉल आउट करना। कॉल आउट का मतलब आप समझते हैं, किसी को बाहर बुलाना, ललकारना, घर से बाहर निकल, मेरा सामना कर, टू चैलेंज समबडी इज टू कॉल समवन आउट। तो 5 फ्रेजल वर्ब्स याद रखेंगे इनको, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आगे कह रहा है जी, ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडियाज ह्यूज स्किल डेफिसिट इज इम्प्रेसिव। कह रहा है सरकारी तरफ से जो मान लेने का काम है, ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट है भारत में बहुत बड़े स्किल डेफिसिट की, टैलेंट की कमी की। कह रहा है ये इम्प्रेसिव है, अपने आप में प्रशंसा के लायक है। सरकार अपनी गलती, अपने देश की कमियों को खुद मान रही है। जब गलती मानोगे तभी उस पर काम करोगे, तो ये एक बहुत प्रशंसनीय बात है, अच्छी बात है। एक्नॉलेजमेंट की वर्ब है इस। डेफिसिट यानी कमी, किसी चीज़ की शॉर्टेज, स्किल्स की शॉर्टेज है हमारे देश में, काम करने वाले बहुत हैं, काम करना नहीं आता। कह रहा इट इज़ रेयर टू सी सच क्लैरिटी दैट इवन लो टेक प्रोडक्शन रिक्वायर्स एक्सपर्टीज। कह रहा बड़ी रेयर बात है ये, ऐसी क्लैरिटी को सरकार से ढूंढना, सरकार से पा लेना कि यहाँ तक कि लो टेक प्रोडक्शन जो है, ऐसी प्रोडक्शन जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत लो लेवल पे यूज़ होती है, इसमें भी ज़रूरत होती है एक्सपर्टीज़ की, इसमें भी कला की, कार्यकुशलता की ज़रूरत होती है। तो सरकार ने ये मान लिया ना इतनी क्लैरिटी के साथ, ये बड़ी रेयर बात है, ऐसी उम्मीद सरकार से नहीं थी। इट की वर्ब है इज, प्रोडक्शन की वर्ब है रिक्वायर्स। कह रहा है जी, चाइना हैज़ हॉन्ड दिस एक्सपर्टीज़ ओवर द पास्ट 40 ईयर्स। चाइना ने हॉर्न कर लिया है, तराश लिया है, शार्प कर लिया है, रिफाइन कर लिया है इसी एक्सपर्टीज़ को पिछले 40 सालों में। और कैसे किया है? बिकमिंग द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हब, बनते हुए दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो 40 साल में, जब से माओ जेडोंग आए थे, कल्चरल रिवोल्यूशन हुआ था, डेन शॉपिंग आए थे, इन्होंने यही तो किया है। चाइना में स्किल गैप को उन्होंने दूर किया है, लोगों को पढ़ाओ, फैक्ट्री वर्कर बनाओ, काम करना सिखाओ और सब लोग कमाएं। तो ये जो 40 सालों की इनकी जर्नी है उसके बारे में बता रहा है। चाइना की वर्ब है हैज़ हॉन्ड। कह रहा है जी, येट वाइल द गवर्नमेंट हैज़ फ्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इट होल्ड्स द चाइनीज़ बैक। कह रहा है फिर भी येट, जहाँ सरकार के पास बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत कम पाबंदियाँ हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को लेकर के, सरकार को जहाँ से एक्सपर्ट चाहिए होता है वो ले आती है। हमारे यहाँ कोई बड़े रूल्स नहीं है, नहीं लाना इसको या नहीं लाना उसको। कह रहे बावजूद इसके ये होल्ड करती है चाइनीज़ को बैक। होल्ड समबडी बैक यानी किसी को किसी काम करने से रोकना, किसी को अपनी जगह से हिलने ना देना। तो ये चाइनीज़ को होल्ड बैक करती है, दबा के रखती है, पीछे रखती है, इंडिया में नहीं आने देती। और कैसे? साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, साइटिंग करते होते, हवाला देते हुए नेशनल सिक्योरिटी के, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं का। तो बाकी सब कंट्रीज से हम लाने को तैयार है, लेकिन चाइना से सस्ते टेक्नीशियन हम लाने के लिए तैयार नहीं होते। गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़, इट की वर्ब है होल्ड्स। होल्ड समवन बैक, किसी को पाबंद करना, किसी काम को करने से रोकना। कोई आदमी आगे जाने की कोशिश कर रहा है, आपने पकड़ के रखा हुआ उसको उसी की जगह पे, तो आप उसको होल्ड बैक कर रहे हैं। ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब है। कह रहे द चाइनीज़ कैन हेल्प इंडिया सिक्योर अ फुट होल्ड ऑन द ग्लोबल स्किल्स लैडर। कह रहे जो द चाइनीज़ हैं, द प्लस में चाइनीज़ यानी सभी चाइना के लोगों की बात हो रही है। कह रहे जो चाइना के लोग हैं, टेक्नीशियंस, वो मदद कर सकते हैं भारत को सिक्योर करने में या पा लेने में एक फुट होल्ड को, मजबूत पकड़ को। और कहाँ पे? पूरी दुनिया की स्किल्स की लैडर में, स्किल्स की सीढ़ी में। मान लीजिए स्किल्स में सबसे ऊपर जापान, जर्मनी होंगे या यूएस होगा, तो उसके बाद में कोरिया वुरिया होंगे, साउथ कोरिया है ना, और ये आपका ताइवान होगा। फिर चाइना के बाद उस लैडर में नीचे वाली सीढ़ी पे कहीं आपको इंडिया भी मिलेगा। तो अगर चाइनीज़ से हम मदद ले लें और काम करना सीख लें तो इस लैडर में, सीढ़ी में हम थोड़ा और ऊपर आ सकते हैं। कह रहा है विच इज़ राइजिंग रैपिडली, और ये वही ग्लोबल स्किल्स लैडर है जो ऊंची होती जा रही है, राइज कर रही है बहुत तेज़ी से। द चाइनीज़ वर्ब कैन हेल्प, कॉमन प्लूरल नाउन बना हुआ है। फुट होल्ड यानी पैर की पकड़, कहीं पे आप मजबूत पकड़ बनाते हैं तो आपका फुट होल्ड होता है। कह रहा है इंडिया मस्ट जंप ऑन नाउ, इंडिया को अब जंप ऑन करना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए तेज़ी से हरकत में आना होगा, अभी के अभी नाउ। जंप ऑन यानी एकदम उछल करके हरकत में आ जाना,
जैसे करंट लगता है ना आपको, तो कैसे एकदम से सब काम छोड़ के पहले करंट से अपना पीछा छुड़ाते हो, तो आप जंप ऑन करते हो। तो वैसे ही भारत को भी करंट या झटका लगना चाहिए। जितना हो सके चाइनीज़ को बुला के इनसे काम सीख लो, अगले 10-5 साल में हमारी पॉपुलेशन भी स्किल्ड हो जाए। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे पढ़ते हैं। कह रहा जी, हाउ एवर द गवर्नमेंट स्लो पेस इन इशूइंग मोर वीज़ास टू द चाइनीज़ मस्ट ट्रिगर एक्शन ऑन द रियल प्रॉब्लम। कह रहा लेकिन हाउ एवर, सरकार का जो धीमा पेस है, धीमी रफ्तार है वीज़ा इशू करने की चाइना के लोगों को, कह रहा है इस रफ्तार को ट्रिगर कर देना चाहिए एक्शन को एक और प्रॉब्लम पे। अगर आप चाइनीज़ को वीज़ा नहीं दे रहे हो और देश में डिमांड है वर्कर्स की, तो ये वीज़ा देना ना देना तो शॉर्ट टर्म मतलब डिसीजन होगा ना। मान लो दे दोगे 10,000 वीज़े इस साल, फिर अगले साल। एक रियल प्रॉब्लम है, उसके ऊपर काम करना है आपको। स्लो पेस की वर्ब है मस्ट ट्रिगर। अब वो रियल प्रॉब्लम क्या है, कॉलम लगा के बता रहा है। वूफुल इंडियन एजुकेशन, भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है जो वोफुल है, जो खस्ता हाल है, जो बदहाल है, मिजरेबल है। कहने को तो मैं बीए हूँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स, लेकिन आता कुछ भी नहीं। कहीं भी 5,000 की नौकरी देने को भी कोई तैयार नहीं है ना, पूरी ग्रेजुएशन करने के बाद 15-20 साल की। तो ये खस्ता हाल एजुकेशन सिस्टम है जिसको सरकार को बदलना है। ट्रिगर करना यानी शुरू करना किसी चीज़ को, स्लो पेस की वो है ट्रिगर। कह रहा है जी, डिस्पाइट द हाइप द वर्ल्ड इज़ नॉट वेटिंग फॉर इंडिया। बावजूद इस हाइप के, बावजूद इस हवाबाजी के, हाइप क्या होती है, एकदम किसी चीज़ की हवा बन जाती है ना सब जगह, इस हवाबाजी के बावजूद सच्चाई ये है कि भारत के लिए कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है। दुनिया में कोई कंट्री भारत पे डिपेंडेंट आज की डेट में नहीं है। कह रहा है विदाउट फॉरेन टेक्निकल असिस्टेंस एंड वॉस्टली अपग्रेडेड डोमेस्टिक एजुकेशन जॉब रिच प्रोस्पेरिटी विल रिमेन ए मिराज। कह रहे बिना फॉरेन टेक्निकल असिस्टेंस के, बाहर से लोगों को, टेक्नीशियंस को बुला करके उनकी मदद के, और बड़े स्केल पे अपग्रेडेड डोमेस्टिक एजुकेशन के, ऐसी हमारी घरेलू एजुकेशन जो अपग्रेड हो जाए, जिसमें कुछ कलाएं बच्चों को सिखाई जाए। कह रहे इन दोनों चीज़ों के बिना ना, जॉब से रिच होने वाली जो प्रोस्पेरिटी है, जॉब करते हुए प्रोस्पेरिटी समझते हो आप, संपन्नता, जॉब से करती हुई जो संपन्नता है बनती हुई, ये एक मृग तृष्णा रहेगा, एक नज़र का धोखा रहने वाला है हम लोगों के लिए। हमारे देश में अगर आपको रिच होना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सिंपल एक फैक्ट है जो आप 10 साल 20 साल बाद समझेंगे। इस देश में बहुत कम लोग हैं जो जॉब करके रिच हो सकते हैं। गलत उल्टे सुल्टे काम कर लो आप जो मर्जी, फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जब तक आप इक्विटी नहीं खरीदोगे, जॉब छोड़ के बिजनेस में नहीं आओगे, यू कैन नॉट बी रिच। तो ये जॉब रिच प्रोस्पेरिटी जो आप अमेरिका में, यूरोप में देखते हो, वो भारत में एक सपना ही रह जाएगा बिना इन चीज़ों के। प्रोस्पेरिटी की ओवर विल रिमेन। कह रहे इन 2019 चाइनीज़ नेशनल्स रिसीव्ड 2 लाख वीज़ास। 2019 में चाइना के नेशनल्स को, चाइनीज़ लोगों को 2 लाख वीज़े मिले। बट नंबर्स फेल शार्पली आफ्टर डेडली क्लैशेज इन 2020। कह रहा है लेकिन ये आंकड़े गिर गए बहुत शार्पली, बहुत पैनेपन के साथ। और कब? 2020 में, उन घातक हमलों के बाद या झड़पों के बाद, क्लैशेस के बाद जो गलवान में हुए। समझ गए? नेशनल्स की ओवर रिसीव, नंबर्स की ओवर फेल। कह रहा है जी लास्ट ईयर ओनली 2000 वीज़ाज वर इशूड। पिछले साल 2 लाख से हम 2000 वीज़ों पे आ चुके हैं, सिर्फ 2000 चाइनीज़ को हमने देश में आने दिया। कह रहा है जी दिस ईयर इवन 1000 वीज़ाज फॉर चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोफेशनल्स आर स्टक इन इंटेंसिव स्क्रीनिंग। कह रहा है इस साल तो और भी अलग ही माहौल है। 1000 वीज़े भी जो हमें देने हैं चाइना के प्रोफेशनल्स को, वो भी स्टक हो चुके हैं, फंस चुके हैं बहुत ज़्यादा जोरों की स्क्रीनिंग में या जांच पड़ताल में। तो 1000 वीज़े देने हैं लेकिन वो भी नहीं दे पाए हम, जांच पड़ताल इतनी हम चाइनीज़ को हमें करना पड़ता है। चलिए वीज़ाज़ की वर्ब है वर इशूड, वीज़ाज़ की वर्ब है आर। स्क्रीनिंग का मतलब होता है असेसमेंट, जांच पड़ताल, इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन। कह रहा है जी द पावरफुल नेशनल सिक्योरिटी आर्गूमेंट इज़ क्लोक्ड इन रिटोरिक ऑफ आत्मनिर्भर भारत। कह रहा है ये जो पावरफुल नेशनल सिक्योरिटी का आर्गूमेंट है, ये जो बहुत बड़ा आर्गूमेंट हम देते हैं ना कि चाइना के लोग हमारे दुश्मन हैं, देश में नहीं आ सकते, है ना। बदमाशी तो खैर की थी उन्होंने गलवान में, लेकिन ये जो आर्गूमेंट दे करके हम चाइनीज़ लोगों को देश में आने से रोक रहे हैं। कह रहा है ये आर्गूमेंट जो है ये क्लोक्ड है, छुपा हुआ है। और किस में? इस रिटोरिक में, इस वाक् पटुता में, इस बड़ी बड़ी हाईफाई बात में जो है आत्मनिर्भर भारत की। समझ गए?
आत्मनिर्भर भारत का सहारा लेकर के हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करके उसका सहारा लेकर के हम आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करना चाहते हैं। कंधे पे बंदूक चल रही है नेशनल सिक्योरिटी आर्गुमेंट की, लेकिन पीछे बंदूक चलाने वाला कौन है? आत्मनिर्भर भारत। चलिए, मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे इस लाइन को। क्लोक का मतलब छिपा हुआ, आर्ग्यूमेंट की वर्ब है इज, रिटोरिक यानी बड़ी बड़ी बातें। कह रहा है लेकिन इसमें गलती क्या है? गलती ये है, द आयरनी ऑफ इन्वोकिंग सेल्फ रिलायंस इज लॉस्ट ऑन ऑफिशियल्स व्हेन इंडियाज ग्रोथ इंक्रीजिंगली डिपेंड्स ऑन फॉरेन एक्सपर्टीज। कह रहा है लेकिन जो आयरनी है, जो उपहास है, इस चीज़ में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, और वो किस चीज़ का? इन्वोक करने का, जगह देने का, सेल्फ रिलायंस को, सेल्फ डिपेंडेंस को, आत्मनिर्भरता को। कह रहा है ये आयरनी जो है ना, ये लॉस्ट है, ये समझ से बाहर है। लॉस्ट ऑन होना, किसी इंसान की समझ से बाहर होना। कह रहा है ये आयरनी समझ से बाहर है भारत के अफसरों की। और कब? ये तब जब भारत की ग्रोथ लगातार बढ़ते हुए तौर पे डिपेंड करती है बाहर से आने वाले लोगों की स्किल्स और टैलेंट्स पे, पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना, खास करके चाइना से। आत्मनिर्भर भारत को करने के लिए पहले आपको यहाँ पे फैक्ट्रीज लगा करके उनमें प्रोडक्शन करवानी होगी। उसके लिए पहले बाहर से लोगों को बुलाना पड़ेगा जो आपको काम सिखा के जाएं, फिर आप अपनी प्रोडक्शन करो, आत्मनिर्भर हो जाओ। लेकिन बाहर से बुलाने का, समझ गए ना आप? ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं बाबू ऑफिसर्स कि बाहर से लोग आएंगे, 5-10 साल रहेंगे, तभी आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर होगा। तो ये आयरनी जो है इन पे लॉस्ट है, इस उपहास को, इस कॉन्ट्राडिक्शन को ये ठीक से समझ नहीं पाते हैं। आयरनी की वर्ब है इस, इन्वोक करना, जगाना किसी चीज़ को, समझ गए ना? ग्रोथ की वर्ब है डिपेंड्स। चलिए, लॉस्ट ऑन एक फ्रेज है, व्हेन समथिंग इज लॉस्ट ऑन यू, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और ग्रास्प इट। जैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, आप बोल सकते हैं दिस कॉन्सेप्ट इज लॉस्ट ऑन मी, मतलब ये मेरे पास आया लेकिन कहीं खो गया, मैं इसको दिमाग में नहीं बिठा पाया। लॉस्ट ऑन समबडी। चलिए, रैप अप करेंगे क्लास को। अब जो आपने इस क्लास में सीखा, इसको रिलेट करो जो देश में चल रहा है। पुलों का गिरना, नई बनी हुई पार्लियामेंट में पानी आना, है ना? जो है ट्रेन्स का डिरेल होना, ट्रेन्स का पटरी से उतरना, ये सब करप्शन नहीं है? करप्शन हर देश में होता है। करप्ट आदमी भी ऐसा पुल नहीं बनाएगा जो गिर जाए 6 महीने के अंदर। उसको भी डर लगता है कि पुल कम से कम 20 साल तो चले। ये पुल जो गिर रहे हैं और सड़कों पे जो ट्रेन आ रही है, या पानी जो आ रहा है हर जगह, ये है लैक ऑफ कॉम्पिटेंस। हमारे इंजीनियर्स के पास में, टेक्नीशियंस के पास में इतनी स्किल्स ही नहीं है कि टिकाऊ चीज़ों को बना सकें। जो आज से 50 साल पहले बनाई थी वैसी भी नहीं बन रही हमारे से। तो ये आप चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, उसी संदर्भ में आर्टिकल आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, डिफरेंट नज़रिया है। शुरू करेंगे अपने क्विज़ को। प्राइमरी इशू जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया वो क्या है? इंडिया की इकोनॉमिक डिपेंडेंस चाइना के सामान पे, भारत का ब्लॉक कर देना या रोक देना चाइना के टेक्नीशियंस को और इसका इम्पैक्ट, हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है चाइना के मुकाबले, उसका डिस्कशन है, या जो राइज है, जो उछाल है भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। खुद से एक बार इसको ट्राई दो, वीडियो को पॉज कर लेना। देखो, मुद्दा इस आर्टिकल में यही है, चाइना से सस्ते टेक्नीशियंस हमें चाहिए जो भारत में आके हमारे मजदूरों को काम सिखाएं, और भारत ने कर रखा है इनको ब्लॉक। और एक भारत भी बीच में फंसा हुआ है ना, बुलाएं तो नहीं बुलाएं, दुश्मन को कैसे बुलाया जाए। तो ये इंडियाज़ ब्लॉकिंग ऑफ चाइनीज टेक्नीशियंस और उसका इम्पैक्ट जो है हमारा मेन इशू है। What does the phrase machines are lying idle and exports orders unfulfilled imply? इस फ्रेज का क्या मतलब है जो आर्टिकल में आया था? मशीनें बेकार पड़ी हैं, ऑर्डर्स जो हैं फुलफिल नहीं हो रहे हैं, इसको आसान भाषा में कैसे समझाया जाए? अरे इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मशीनें मंगा ली लेकिन चलानी नहीं आ रही। इंडियन बिजनेसेस आर अनेबल टू यूज़ परचेज्ड मशीन्स एफिशिएंटली। बी आंसर है इस केस में। चलो, बाकी के आंसर्स आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिलेंगे, इनको देख लेते हैं फटाफट से। क्राफ्ट एंड गाइल का मीनिंग पूछा है, एक ऐसी चीज़ जो इल्यूजरी हो, जो आँख के धोखे जैसी हो और आपको कभी मिल ना पाए, अनअटेनेबल हो। तो एक एम से छोड़ो, 3 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, तीनों में से एक ऑप्शन जो है, तीनों में से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है, मिराज, रिटोरिक या हॉर्न। टू होल्ड समवन बैक फ्रेजल वर्ब पूछी है, करवाई थी आपको मैंने, इसको बताना इसका मीनिंग। टू बी लॉस्ट ऑन समवन, इस फ्रेज का क्या मीनिंग है? और लास्ट में कॉल इन ऑन समवन, इस फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग होता है?
पांचों वर्ड्स वोकैब के हो चुके हैं, ट्राई कर लो इनको। लास्ट में आपको मिलेंगी 3 एरर्स। पहली मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, दूसरी मिल सकती है इसके आसपास, और तीसरी मिल सकती है आपको इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास। 2 एरर्स यहाँ पे, 1 एरर यहाँ पे। ढूंढो कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में आंसर है, वहाँ से मैच करो। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले बताना। और क्लास कैसी लगी आज की? नया टॉपिक है, सब समझ में आया? पूरा देखा तो लिख देना सर पीडी। पूरा देखा, सब समझ में आया तो लिखना पीडी आया सर, इंटरेस्टिंग भी लगा। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।